Hi. Guys, after watching the thumbnail of this video, you might be thinking that, Anchit sir, why are we making so many videos on SEBI? SEBI का तो कोई नोटिफिकेशन का आता पता नहीं है, पता नहीं नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा. Well, there are two ways to look at something. Yes, you might be right कि यार नोटिफिकेशन पता नहीं कब आएगा, अक्टूबर नवंबर में आएगा या जनवरी फरवरी में ही आएगा. But there is another way to look at it कि या ठीक है नोटिफिकेशन का पता नहीं कब आएगा, बट आई वांट टू प्रिपेयर बिकॉज आई नो कि अगर आ गया तो और मैं प्रिपेयर ना हुआ तो आई वुड बी फीलिंग वेरी गिल्टी. सो लेट मी स्टार्ट, लेट मी टेक माई टाइम. और वैसे भी तैयारी 5-6 महीने में कम से कम लगेंगे, मतलब उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी. काफी लोग हैं जो सेकेंड माइंडसेट से प्रिपेयर कर रहे हैं कि या तो पिछले साल दिया था, अब और अच्छे से तैयारी करनी है, या इस बार फर्स्ट टाइम देना है लेकिन जल्दी शुरू करना है सो दैट टाइम इज नेवर अ कंस्ट्रेंट, क्योंकि और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और अगर टाइम का भी कंस्ट्रेंट आ गया फिर बट्टा बैठ जाएगा. ये वीडियो उनके लिए है, दोज हु वांट टू स्टार्ट अर्ली, जिनका सेबी एक सोल एम है और सेबी को वो किसी भी हालत में क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है. इसमें मैं सेबी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए बनने वाली है. अगर आप सेबी के लिए नए हैं तो ये सेबी ग्रेड ए का गाइड बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सेबी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, सेबी की डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगी, फेज 1 की भी, फेज 2 की भी, और लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड सोर्सेज मिल जाएंगे हमारी तरफ से जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में. मैं एक और चीज बताना चाहता था कि अभी एडुटैप में एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है. काफी लोग जो कोर्स लेने की सोच रहे हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन सीरियस वाले ओनली, ठीक है, जिनको तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि कोर्स लेके बस रख दिया. तो एक ऑफर चल रहा है जिसमें वी आर ऑफरिंग वन टाइम 77 कोड विच विल हेल्प यू गेट 77% ऑफ. वन टाइम 77 टू गेट 77% ऑफ ऑन ऑल आर रेगुलेटरी बॉडी कोर्सेज, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, नबार्ड हो, इरिडाई हो, इफ्सका, पीएफआरडीए, सारे कॉम्बो कोर्सेज. एंड दिस डिस्काउंट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एक तो ये लिमिटेड डेज के लिए है, सिर्फ 31 मार्च तक है ये, ठीक है. उसके बाद आप इस डिस्काउंट को अवेल नहीं कर पाएंगे, और 1 अप्रैल से 30% फी हाइक भी हो रही है, अप टू, सब में नहीं, किसी में 30 हुआ, किसी में 10, किसी में 20. सो इफ यू वांट टू अवॉइड दिस फी हाइक और आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेना चाहते हैं, सो दिस इज वी आर ऑफरिंग 77% ऑफ. यू कैन यूज द कोड वन टाइम 77. बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डोंट रश थ्रू कि बस कोर्स ले लिया, पढ़ना नहीं है. इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट और श्योर हो कि तैयारी करनी है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, तभी आप इस कूपन कोड को यूज करके कोर्स लीजिएगा. अब हम बात करते हैं, वीडियो में वापस आते हैं कि सेबी का क्या एग्जाम होगा, क्या नोटिफिकेशन आएगी. देखिए, सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई श्योरिटी से इस टाइम बता देगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो कोई भी नहीं बता सकते, बिकॉज अभी तो पिछला साइकिल खत्म नहीं हुआ है. सेबी इटसेल्फ हैज नॉट started discussing about 2026 साइकिल. बट कुछ क्या कहते हैं हम, हिंट्स हैं जिससे लगता है, या कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जिससे लगता है कि एग्जाम हो सकता है 2026 में. सबसे पहला यही है कि सेबी ने हाल ही में डिक्लेयर किया था दे आर गोइंग टू ओपन लॉट ऑफ रीजनल ऑफिसेस, जिसके लिए उनको एडिशनल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ चाहिए होगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स को रीजनल ऑफिसर्स में भी भेजा जाएगा, तो हेड ऑफिस में और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ चाहिए होगी, ठीक है. और इस पे सेबी ने काम करना भी शुरू कर दिया है. इनफैक्ट सम ऑफ द एम्प्लॉयज हैव बीन आस्क्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस इफ दे वांट टू मूव टू एनी ऑफ द रीजनल ऑफिसेज इन फ्यूचर. दूसरी चीज है कि सेबी की जो यूनियन मीटिंग होती है, एम्प्लॉय यूनियन की मीटिंग होती है जो चेयरमैन के साथ, उसमें काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट अबाउट द stagnation issue that SEBI officers are facing in SEBI because SEBI is not growing. तो उन्होंने बोला था कि ऑब्वियसली ये तो इशू है ही, ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि सिंस सेबी हैज डिसाइडेड टू ओपन रीजनल ऑफिसेज, जिसकी वजह से नए लोग हायर किए जाएंगे, और जब नए लोग हायर किए जाएंगे, नीचे ज़्यादा लोग बढ़ते हैं तो ऊपर भी प्रमोशंस के एवेन्यूज बढ़ते हैं. उन्होंने ये भी बोला था कि रिक्रूटमेंट ट्राई करेगा सेबी की रेगुलर हो, हालांकि सीट्स शायद कम ही
रहने वाली हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है जिससे लगता है कि शायद सेबी का नोटिफिकेशन आ सकता है, बट दिस इज नॉट अ गारंटी, राइट। आप समझ सकते हैं, आप मैच्योर हैं, किन बातों से हम ये नहीं बोल सकते कि नोटिफिकेशन पक्का आएगा, बट क्या पक्का नहीं आएगा, चांसेस लग रहे हैं कि आ सकता है। अगर नोटिफिकेशन आता है तो कब उसके चांसेस बन सकते हैं, आई थिंक मैं अक्टूबर नवंबर ही लेके चलूंगा, ठीक है। इस दौरान ही सेबी का नोटिफिकेशन आने के चांसेस रहेंगे, और ट्रेडिशनली सेबी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अगर आप देखें, मार्च में भी आया है, अप्रैल में भी आया है, सितंबर अक्टूबर में भी आया है, एक बार जैन में भी आया है। So there is no fixed date as such, fixed month as such, but tentatively you should be prepared by October, November if you're preparing for 2026 cycle. अब सेबी की एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेबी में मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। योर मैक्सिमम एज शुड बी लेस देन 30 ईयर्स। तो ये जो हमारी 2025 में नोटिफिकेशन आई थी वो अक्टूबर 2025 में आई थी। तो सेबी ने बोला था कि सितंबर 30 2025 को अगर आपकी एज 30 इयर्स से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। सितंबर 30 को अगर आपकी एज 30 इयर्स से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो इस साल भी अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आती है तो जो कट ऑफ डेट रहेगा वो सितंबर 30 हो सकता है। अगर नवंबर में नोटिफिकेशन आती है तो कट ऑफ डेट अक्टूबर 30 हो सकता है, बट आपकी एज कट ऑफ डेट पे 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कई लोगों ने पीजीडीएम कर रखा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इसको भी मास्टर्स डिग्री माना जाएगा। इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी फील्ड में हो ये, या फिर बैचलर्स डिग्री हो, लेकिन बैचलर्स डिग्री सिर्फ लॉ या इंजीनियरिंग में हो, ठीक है। बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में नहीं चलेगी, सिर्फ लॉ या इंजीनियरिंग में हो, एंड मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विल डू। और यू शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट दैट इज सीएफए, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट। ये चार जो चीजें हैं, अगर आपने ये कर रखी हैं तब भी आप सेबी ग्रेड ए के लिए एलिजिबल हो। तो जितने भी बीकॉम हैं, बीएससी हैं, ठीक है, बीए हैं, ये लोग एलिजिबल नहीं हैं। सिर्फ इंजीनियर्स और लॉ ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। हाँ, अगर आपने मास्टर्स या पीजीडीएम कर रखी है तो किसी भी डिसिप्लिन में आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है जी। अब हम पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न की बात करें तो सेबी का जो एग्जाम है वो 3 फेजेस में होता है। फेज 1 ऑनलाइन है, फेज 2 भी ऑनलाइन है, और फेज 3 इंटरव्यू फेज होता है। हम सबसे पहले फेज 1 की बात करेंगे। फेज 1 जो आपका एग्जाम है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। फेज 1 में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो आपका पेपर 1 होता है उसमें आपको 4 सेक्शंस आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। चारों सेक्शंस में आपको 20-20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, तो 20 क्वेश्चन आपको 25-25 मार्क्स के आएंगे। मतलब टोटल क्वेश्चंस आपके 80 होंगे, टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे। टोटल टाइम जो आपको दिया जाता है वो 60 मिनट्स दिया जाता है, एंड देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग। ये 60 मिनट्स आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो सेक्शंस में। तो ना तो कोई सेक्शनल टाइम है, ना ही कोई सेक्शनल कट ऑफ है। भले ही आप क्वांट में 0 नंबर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल इस पेपर में, ओवरऑल इस 100 में से आपको 30%, मतलब मिनिमम आपको 30 मार्क्स चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स आ गए तो आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो गया, ठीक है जी। सिंपल है, जस्ट 30 मार्क्स चाहिए, पेपर 1 आपको क्वालिफाई हो जाएगा। और फिर आता है आपका पेपर 2, फेज 1 में जो दूसरा पेपर है, इसमें आपको 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला सब्जेक्ट है कॉमर्स एंड अकाउंट्स, दूसरा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, तीसरा सब्जेक्ट है फाइनेंस, चौथा सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, पांचवा सब्जेक्ट है कंपनीज एक्ट, और छठा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ये 6 सब्जेक्ट के कुल मिला के आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 मिनट दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा,
तो टोटल मार्क्स आपके 100 नंबर होंगे। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 40 मिनट में आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। और इस पेपर में अगर आपके 40% आ गए, मतलब पेपर 2 में अगर आपके 100 में से मिनिमम 40 मार्क्स आ गए तो आपका पेपर 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1 में 30 मार्क्स, पेपर 2 में 40 मार्क्स, और ओवरऑल, ठीक है, दोनों के मार्क्स मिला के 70 तो बनी गई, 40 प्लस 30 70, बट आपको 80 मार्क्स चाहिए ओवरऑल टू क्वालिफाई फेज 1। तो फेज 1 क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? पेपर 1 में 30, पेपर 2 में 40, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 मिला के दोनों 80 मार्क्स आपको चाहिए, आपका फेज 1 क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद भले ही आपका लास्ट रैंक हो, डजेंट मैटर, आपको बस अगर ये 80 मार्क्स आ गए, जिसमें फेज 1 में मिनिमम 30, सॉरी पेपर 1 में मिनिमम 30, पेपर 2 में मिनिमम 40, तो आपका फेज 1 क्वालिफाई हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 में आपके दो पेपर आएंगे अगेन, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। 100 मार्क्स का पेपर है, 60 मिनट में आपको ये पेपर करना होता है। देन देयर इज पेपर 2। ये जो पेपर 2 है, जो आपको फेज 2 में आ रहा है, ये आपका जो फेज 1 का पेपर 2 है, बिल्कुल वही सिलेबस, वही सब्जेक्ट्स हैं। तो पेपर 2 फेज 1 और फेज 2 का सिमिलर है, वही 6 सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स एंड अकाउंट्स, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा फाइनेंस, चौथा कॉस्टिंग, पांचवा कंपनीज एक्ट और छठा इकोनॉमिक्स। ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का आएगा, लेकिन इसमें अब आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, यहां पे क्या था, 50 क्वेश्चन थे, 2 मार्क का क्वेश्चन था। यहां पे 100 क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, और टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो टाइम भी आपको ज्यादा मिलेगा। पेपर 1 का जो ओवरऑल वेटेज है फेज 2 में, वो 1/3 है, मतलब ये 33% वेटेज है, और ये 66% वेटेज है। मतलब जो मार्क्स आपके आएंगे उसमें से ज्यादा वेटेज पेपर 2 के मार्क्स को दी जाएगी, और पेपर 1 के मार्क्स को 33% वेटेज दी जाएगी। अब फेज 2 में भी कट ऑफ दी गई है कि मिनिमम आपको पेपर 1 में 30% और पेपर 2 में 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे। बट क्या ये कट ऑफ लाने से मेरा फेज 2 क्वालिफाई हो जाएगा और मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा? नहीं, अब वो कहानी नहीं है। फेज 1 में क्या था कि इतने इतने मार्क्स ले आए, ठीक है, 30 इन पेपर 1, 40 इन पेपर 2, ओवरऑल 80, पक्का फेज 1 क्वालिफाई होगा, कोई नहीं रोक सकता, भले ही आपका लास्ट रैंक है इतने मार्क्स लाने के बाद। फेज 2 में ये मिनिमम मार्क्स है 30% और 40%, बट दिस डज नॉट गारंटी कि आपका फेज 2 पक्का क्लियर होगा, क्योंकि अब लिमिटेड लोगों का ही फेज 2 क्लियर होगा। जितनी सीट्स होंगी उसके 3 टाइम्स लोग फेज 2 से सेलेक्ट कर कर इंटरव्यू में भेजे जाएंगे। तो ये मिनिमम मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, साथ में आपको टॉप के, ठीक है, जो भी 150-200 लोगों में आना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स, तभी आपका फेज 2 क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू में जाएंगे। फिर आपका फेज 3 होता है इंटरव्यू, इसका 15% वेटेज रहता है। ठीक है, तो फाइनल जो आपका है उसमें 15% इंटरव्यू का वेटेज रहेगा, और फेज 2 का आपका 85% वेटेज रहेगा। ठीक है, तो मार्क्स को स्केल किया जाता है ताकि फेज 2 का 85% वेटेज बन जाए और इंटरव्यू का 15% वेटेज बन जाए। तो ये तो सेबी का सारा पैटर्न हो गया। ठीक है, पैटर्न मतलब थोड़ा अजीब सा है, सेबी का सुनने में लगता है 1/3 वेटेज, 2/3 वेटेज, इतना परसेंट इंटरव्यू, इतना परसेंट फेज 2, बट सिंपल है, मतलब समझेंगे तो 2 फेज हैं, दोनों फेज में 2-2 पेपर हैं, बस उनको पढ़ना है। अब सिलेबस की बात करते हैं। अगर मैं फेज 1 के सिलेबस की बात करूं, मैंने बताया था फेज 1 में आपको जो पेपर 1 है उसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए आता है। ठीक है, अगर मैं क्वांट के सिलेबस की बात करूं तो ये टॉपिक्स हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं, मैं इनको एक एक करके नहीं पढ़ूंगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक्स हैं जो आपके क्वांट के हैं जो आपको करने चाहिए, ये टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग के हैं जो आपको करने चाहिए, ये टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में आपको आते हैं। स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के यही टॉपिक्स बाकी एग्जाम्स में आते हैं। बट सिंस मैंने आपको बताया कि फेज 1 पेपर 1 में आपको कितने 30 मार्क्स ही तो लाने हैं,
तो अगर आपका क्वांट रीजनिंग थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, आपको सारे टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टॉपिक्स कर लीजिए, बाकी टॉपिक्स पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। 30 नंबर ही तो लाने हैं 100 में से, इतनी क्या बड़ी बात है। और जो जीए है उसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चंस मिसलेनियस जीए पे आएंगे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, फर्स्ट इन न्यूज़ हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, या फिर एमओयूज हो गया, डिफेंस एक्सरसाइजेज हो गया, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हो गया, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। फिर 3 से 5 क्वेश्चन जो फाइनेंस में न्यूज़ हैं, हैपनिंग्स हैं, जैसे कि सेबी, आरबीआई या इरिडाई का कोई रेगुलेशन आ गया, बैंकिंग सेक्टर में कोई डेवलपमेंट आ गई, 3 से 5 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक पार्ट से, जैसे अगर आप फेज 1 का पेपर 2 देखेंगे, उसमें आप काफी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एनसीएफई के बारे में। तो वहीं से जो आपका पेपर 2 का सिलेबस है, वहीं से कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड, नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आपके जीए में भी डाल दिए जाते हैं। और फिर रिपोर्ट्स या स्कीम्स पे कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका की वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। अगेन सेबी में अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स का इतना वेटेज नहीं है जितना कि आरबीआई या नाबार्ड में है। सेबी में फेज 1 में ही करंट अफेयर्स आते हैं पेपर 1 में, ठीक है, और उसमें भी जैसा मैंने बताया 30 मार्क्स लेने हैं, तो जीए का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस या महत्व नहीं है अगर मैं सेबी के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं। अब मैं आता हूं सिलेबस फॉर फेज 1 पेपर 2। पेपर 2 में मैंने आपको बताया था 6 सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स, दूसरा क्या था मैनेजमेंट, तीसरा क्या था इको, चौथा क्या था फाइनेंस, पांचवा क्या था कंपनी लॉ, और छठा हो गया कॉस्टिंग। तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे फेज 1 पेपर 2 में आते हैं। इन सबके 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, टोटल 100 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, और मुझे 40 मिनट्स दिए जाते हैं ये पेपर पूरा करने के लिए। तो फेज 1 पेपर 2 में जो कॉमर्स एंड अकाउंट्स का सिलेबस है, उसमें सबसे पहले ये सिलेबस है, ये आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, बट इसके बाहर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो एसेंशियल हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, फिर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसको आप मत छोड़ के जाइएगा। फिर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हम डेबिट, क्रेडिट, लेजर, कैश बुक, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस आता है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली बनाया जाता है टू इंश्योर के हमारे जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है बट हमें करनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं तो सबसे पहले जो चीज हमें करनी चाहिए वो है बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस, ठीक है। ये 4 चीजें हमें करनी चाहिए। ये 4 चैप्टर हमें करने चाहिए इमीडिएटली आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर उसके बाद हम ये वाला पढ़ेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट, जिसमें हम देखते हैं कि फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, ठीक है, कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है शेयर कैपिटल के लिए, बोनस शेयर्स के लिए, राइट शेयर्स के लिए, ई सॉप्स के लिए, बायबैक्स के लिए। ये भी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, डी और ई। लास्ट में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं इन्वेंट्री के लिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए, फिक्स्ड एसेट के लिए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हमें करने हैं। ये सारा मेरा सिलेबस है। सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं है, लिमिटेड है, बट इसको आपको समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्स एंड अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल है, जल्दी जल्दी से समझ में नहीं आता है। मैनेजमेंट का बहुत ही सुलझा हुआ सिलेबस है, बहुत ही आसान सिलेबस है, जिसमें हम जनरल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। लीडरशिप के बारे में पढ़ते हैं, एचआरडी के बारे में पढ़ते हैं, मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हैं, और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये येलो हाईलाइटेड मेरे मेजर हेड्स हैं जो मुझे मैनेजमेंट में पढ़ने हैं। फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट
यूनिट फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम रेगुलेटरी बॉडीज जैसे मेरी सेबी हो गई, आरबीआई हो गई, नबार्ड हो गई, पीएफआरडीए होगी, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या रोल है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज का इंडिया में। फिर हम पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया में हाउस होल्ड सेविंग्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में इन्फ्यूज करने के लिए कौन कौन से मार्केट्स हैं, मनी मार्केट्स हैं, बॉन्ड मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स हैं, इन मार्केट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, टी बिल्स हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जहां से पैसा चैनलाइज किया जाता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू दी इकोनॉमी। फिर कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, डेरिवेटिव्स हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिसमें हम पढ़ते हैं क्राउड सोर्सिंग के बारे में, और भी कुछ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। फिर जीएसटी इनकम टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंस कमीशन, एफआरबीएम के बारे में पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी एक टॉपिक है जो आपके फाइनेंस के सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये आपका फाइनेंस का सिलेबस हो गया। कॉस्टिंग में फर्स्ट यूनिट इज अबाउट बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग के, क्या हमारी डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट होती हैं और कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग करते हैं कि कॉस्टिंग को करने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, आप ये समझ लिए। तो उसमें हम सिंगल कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे तब आपको ये समझ आएगा। फिर हम पढ़ते हैं कि कैसे हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट बजटिंग। लास्ट में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने एंटायर सिस्टम को कंपनीज में इनोवेट कर कर कॉस्ट को सेव किया जा सकता है, डिफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, वेस्ट को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये लीन सिस्टम ऑन इनोवेशन में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ये सबसे ईजी चैप्टर है आपका कॉस्टिंग का। काफ़ी लोगों को सेकंड और थर्ड यूनिट थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं उनको ये बोलूँगा कि अगर आप सेकंड और थर्ड छोड़ भी रहे हैं ना, तो फोर्थ यूनिट कर लीजिए, इसका सेकंड और थर्ड से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये आप स्टैंड अलोन पढ़ सकते हैं। फिर कंपनीज एक्ट की बारी आती है। कंपनीज एक्ट हालांकि बहुत बड़ा है, बट आपको बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। चैप्टर 3 करना है विच इज अबाउट प्रोस्पेक्ट एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि इसमें शेयर्स और स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना पड़ता है। चैप्टर 4 इज ऑन शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि इसमें आपको अगेन शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, फाइनेंस की अच्छी नॉलेज चाहिए इन चैप्टर्स को करने के लिए। देन चैप्टर 7 इज इजी विच इज अबाउट डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, के डिविडेंड्स के सारे डिटेल्स हम इसमें पढ़ते हैं। चैप्टर 10 इज ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स। चैप्टर 11 काफी बड़ा है तो मैंने उसको दो पार्ट्स में बांटा है। पार्ट 1 इज फ्रॉम सेक्शन 149 टू 160, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स पे है। यही चैप्टर 11 जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स पे है, उसका सेक्शन 161 से 172 मैंने दूसरे पार्ट में बांटा है ताकि आप उसको पार्ट्स में बांटकर कर पाएं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कैसे डायरेक्टर्स को रिमूव किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, सारा कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। देन चैप्टर 12 इज अबाउट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, के मीटिंग के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, मीटिंग में क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 12 में पढ़ते हैं। देन चैप्टर 27 इज अबाउट एनसीएलटी एंड इनक्लैट, कि अगर कंपनीज किसी डिस्प्यूट में है आपस में या इंडिविजुअल या कंपनी में कोई डिस्प्यूट है, तो कैसे एनसीएलटी और इनक्लैट के थ्रू उन डिस्प्यूट्स को रेजोल्यूशन में लाया जा सकता है, उनके ऊपर केसेस कर कर उन केसेस को लड़ा जा सकता है। तो ये पूरा कंपनीज एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। लास्ट जो हमारा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली दो यूनिट्स में डिवाइड करते हैं अपने सिलेबस को। एक है हमारा यूनिट बी जो कि आसान है, इसमें हम थोड़ा सा मैक्रो पार्ट पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। और ए में हम थोड़ा सा टफ पार्ट पढ़ते हैं जिसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर्स जैसे मोनोपोली, ओलिगोपोली को पढ़ते हैं, नेशनल इनकम जिसमें जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देन ये वाले चैप्टर्स आपके काफ़ी मुश्किल हैं, केनीजियन अप्रोच, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, एस ISLM, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, ठीक है। तो ये थोड़े चैप्टर्स मुश्किल हैं जो आपको करने होंगे। तो यूनिट बी को आप पहले कीजिए, यूनिट ए को आप बाद में कीजिए।
सिलेबस जो फेज 2 का है हमारा, ठीक है, फेज 2 में मैंने आपको बताया था 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। फेज 2 का जो पेपर 2 है उसका सिलेबस इज एक्चुअली सिमिलर टू फेज 1 पेपर 2 जो हमने अभी डिस्कस किया। ये हमने 6 सब्जेक्ट्स डिस्कस किए ना यहाँ पे, ये 6 सब्जेक्ट्स, यही सिलेबस आपका फेज 2 पेपर 2 में आएगा, ठीक है। फेज 2 पेपर 2 में यही सिलेबस आपका आएगा। अगर फेज 2 पेपर 1 की बात करूं तो वो इंग्लिश का पेपर होता है जिसमें आपको 3 चीजें आती हैं, एस्से, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन। प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। ऐसे आपको 4 चॉइसेस आती हैं जनरली। एक ऐसे टॉपिक आपको इकोनॉमी या फाइनेंस पे आ जाएगा, जैसे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। एक टॉपिक आपको टेक्नोलॉजी या इंटरनेट पे आ जाएगा, जैसे हाउ सोशल मीडिया इज इम्पैक्टिंग कम्युनिकेशन, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन हैंडलिंग फेक न्यूज़ और इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फेक न्यूज़, ठीक है। हाउ इज एआई इम्पैक्टिंग द कैपिटल मार्केट्स। इस तरह के टॉपिक आपको इस हेड के अंडर आ सकते हैं। फिर कुछ टॉपिक आपको सोशल इश्यूज जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, इलिटरेसी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड आ सकते हैं। कुछ अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी आ जाते हैं जैसे कि अ पर्सन हु कीप्स लर्निंग रिमेन्स यंग, पर्सन हु स्टॉप्स लर्निंग बिकम्स ओल्ड। तो ये थोड़े से ज्ञानी टॉपिक हैं, इस पे आसान नहीं होता लिखना अगर कोई बहुत वेल रेड नहीं है। तो ये आपका फेज 2 पेपर 1 का सिलेबस आप कह सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है। सैलरी की बात करें तो आपको हर चैनल पे सेबी की अलग अलग सैलरी देखने को मिलेगी। दी सैलरी एक्चुअली कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। आई एम नॉट श्योर इवन दी वन आई एम प्रेजेंटिंग इज द लेटेस्ट वन और नॉट, ठीक है। बट मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि जॉब बहुत अच्छी है, पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं आपको, मतलब मेड अलाउंस मिलता है, इंटरनेट अलाउंस मिलता है, मोबाइल अलाउंस मिलता है, लैपटॉप अलाउंस मिलता है, फर्नीचर अलाउंस मिलता है, स्पेक्टिकल का भी अलाउंस मिलता है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं उसके स्कूल की फीस भी आपको मिलती है, आई थिंक अप टू 13,000 विद चिल्ड्रन। फिर आपको वेकेशन के लिए भी अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो अच्छे खासे अलाउंसेस हैं, बेसिक डीए और कुछ बेसिक पर्क्स मिला के 28 से 30 लाख तक तो आपका सीटीसी बैठता है। और मतलब ये भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मिनिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा और बहुत सारे पर्क्स हैं, सब्सिडाइज फूड मिलता है, जिम फैसिलिटीज़ हैं, क्वार्टरली बजट रहता है 10,000 पर एम्प्लॉय फॉर पार्टीज एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़। तो आई थिंक it's all about living a quality life. If you aim to live a quality life, then organization like SEBI, which pays you well and which takes care of work life balance, there is nothing like that. जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सेबी में अगर मैं पोस्टिंग्स की बात करूं तो पोस्टिंग्स का मैक्सिमम चांस आज की डेट में तो मुंबई में ही है, क्योंकि रीजनल ऑफिसेज है नहीं, हैं भी है तो उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर रीजनल ऑफिस में आप जाओगे तो कम से कम 5 से 10 साल बाद जाओगे। बट सेबी ने अभी ऐलान किया था दैट दे आर अबाउट टू ओपन लॉट ऑफ रीजनल ऑफिसेज विद गुड स्ट्रेंथ। अभी नहीं है बट अगर फ्यूचर में ओपन किए जाते हैं, जो सेबी का एक एम है और सेबी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, बिकॉज इट वांट्स टू कम एज क्लोजर टू द इन्वेस्टर एज इट कैन। तो फिर सेबी में फ्यूचर में रीजनल ऑफिसेज में भी बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, लोगों को होम पोस्टिंग के भी चांसेस मिलेंगे। पर आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग्स, 90% पोस्टिंग्स आपको मुंबई में ही देखने को मिलेंगी। डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सेबी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आप एक डिपार्टमेंट में नहीं काम करेंगे, आपके डिपार्टमेंट हर 4-5 साल बाद चेंज होते रहेंगे। सो ऐसा बोलना कि मैं किस डिपार्टमेंट में काम करूंगा या किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूं, ऐसा है ही नहीं, बिकॉज यू नीड अ वाइड एक्सपोजर टू ग्रो इन सेबी। कल को आप सीजीएम बनते हैं, एजीएम, डीजीएम बनते हैं, तो जब तक आपको एक हॉलिस्टिक व्यू नहीं पता होगा कि अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या काम हो रहा है, कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लाइजन करना है, तो आप अपनी टीम्स को कैसे लीड कर पाएंगे, ठीक है। तो सेबी में एक कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो मर्जर्स एंड टेकओवर्स के रिलेशन में काम करता है। जैसे कि अगर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी हाउसिंग में मर्जर हो रहा है तो उसका सारा अप्रूवल देना, उसके मर्जर्स के सारे फाइनेंशियल्स को देखना, अप्रूव करना, वो सेबी का कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस है, तो जो भी रेगुलेशंस बनाई जाती हैं उसके पीछे जो भी डेटा स्टडी किया जाता है, ठीक है। जैसे सेबी ने रेगुलेशन बनाई कि डेरिवेटिव्स अब इतने ही ओपन पोजीशंस होंगे, या
रिटेल इंडिविजुअल्स इससे ज़्यादा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो उसके पीछे पूरी रिसर्च और डेटा को स्टडी किया जाता है कि कितने रिटेल इंडिविजुअल्स हैं जो डेरिवेटिव्स में सट्टा खेल रहे हैं, जो पैसा लूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ही फिर रेगुलेशंस बनाई जाती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डेट एंड हाइब्रिड सिक्योरिटीज आपकी रेगुलेशंस बनाता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड, बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ डेट एंड हाइब्रिड सिक्योरिटीज का काम है। फिर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट आता है, तो अगर कोई भी रेगुलेशन कोई भी स्टॉक ब्रोकर इंडिविजुअल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको एनफोर्स करना कि भैया आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, चैलेंज करना, क्वेश्चन करना, फिर उस पर केस चलाना, प्रोसिक्यूट करना और गिल्टी पाने पे पेनल्टी लगाना, ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का काम है। फिर आता है रिकवरी एंड फंड डिपार्टमेंट, तो अगर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगा दी, उसको रिकवर करेगा रिकवरी एंड फंड डिपार्टमेंट, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, धमकाते भी हैं भैया अगर आप नहीं करोगे तो आगे केस किया जाएगा, आपको जेल तक भी भेजा जा सकता है, तो ये रिकवरी एंड फंड डिपार्टमेंट का काम रहता है। फिर कुछ जर्नल सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि अकाउंट्स को मेंटेन करना, सेबी की सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी और ऑफिस की सिक्योरिटी, इसको मेंटेन करना, फैसिलिटीज को मैनेज करना, लाइट, एसी, कैंटीन सब सही चल रहा है नहीं, ये जर्नल सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंडर आता है। फिर आईटी डिपार्टमेंट है जो सेबी की वेबसाइट मेंटेन करता है। जब आप सेबी डेटा पुल करता है स्टॉक एक्सचेंजेस से, वही डेटा तो सेबी एनालाइज करेगा ना, वो भी आईटी डिपार्टमेंट ही बनाता है। फिर लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, अगर कोर्ट केस होता है या सेबी करता है तो उसको लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट परसू करेगा। फिर मार्केट इंटरमीडियरीज की रेगुलेशन बनाने के लिए हमारे ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, जितने भी इस नेटवर्क में एंटिटीज हैं जो हमारे कैपिटल मार्केट्स में इन्वॉल्व हैं, उनसे उनको रेगुलेट करना, उनकी रेगुलेशन बनाना, ये सेबी का काम है। फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है अगर सेबी में कोई बंदा गलत काम करता है, रिश्वत लेता है, फेवर लेता है क्लाइंट से, किसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उससे पैसा मांगता है, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा सकता है। ठीक है, तो ये सब डिपार्टमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर आप पूछते हैं कि बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन ईच ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स, तो एक ना एक दिन तो बारी आनी है। देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग के बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। वर्क कल्चर और टाइमिंग्स की बात करें तो बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, कॉर्पोरेट लाइक एनवायरनमेंट है, थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेटिक है, चीज़ें थोड़ी स्लो मूव करेंगी, बट यू विल लव इट। गवर्नमेंट की तरह काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फायर पावर है, थिंकिंग मशीनरी है जो काम कर रही है, बड़े बड़े रेगुलेशंस बना रही है। 9 to 5 काम रहता है, कभी कभी लेट रुकना पड़ सकता है आपको, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी किया जाता है या आपको कॉम्पनसेटरी ऑफ दिया जाता है। प्रमोशंस सेबी में इनिशियली फास्ट है। ठीक है, आप असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे तो 3 साल में आप जनरली 3 से 4 साल में मैनेजर बन जाते हो। अगेन आई थिंक फिर 4 से 5 साल में आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाते हो। टाइम बेस्ड प्रमोशंस रहती हैं, परफॉर्मेंस का ज़्यादा रोल नहीं है। इनिशियली इंटरव्यूज नहीं होते हैं, आफ्टर अ सर्टन टाइम यू आर प्रमोटेड, बट आई थिंक डीजीएम लेवल के बाद प्रमोशंस वुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड और आपके इंटरव्यूज भी होंगे प्रमोशन से पहले, सो देयर वुड बी सेलेक्टिव फ्यू हु विल मूव फास्टर देन दी अदर्स। तो आई थिंक यू गॉट क्लैरिटी ऑन ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ सेबी, चाहे वो वर्क प्रोफाइल हो, डिपार्टमेंट्स हो, पैटर्न हो, सैलरी हो, दैट विल हेल्प यू मेक रेलेवेंट डिसीजन कि आपको सेबी देना है या नहीं देना है। और अगर आप सेबी के कोर्सेज सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास सेबी का एक गोल्ड कोर्स है और एक सिल्वर कोर्स है। ठीक है, गोल्ड कोर्स इज फॉर फेज 1+2+ इंटरव्यू, जिसमें आपको सेबी की सारी तैयारी करने को मिलेगी। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2+ इंटरव्यू। ठीक है, तो अगर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए खुद कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपको आता है, तो आप हमारा सेबी का सिल्वर कोर्स भी ले सकते हैं, जिससे आपकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए के अलावा जितनी भी तैयारी है आपकी सेबी कोर्स के लिए हो जाएगी। ठीक है जी, और जाते जाते मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि हमारा ये ऑफर चल रहा है विच इज़ वैलिड टिल 31 मार्च, 77% ऑफ, एंड दिस इज वैलिड टिल 1 अप्रैल। और 1 अप्रैल से प्राइस हाइक भी हो रहा है, सो डबल बोनांजा है, प्राइस हाइक से भी बचें और एडिशनल डिस्काउंट भी लें। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।